नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस गुरु विकल में। और मैं हूं योगेंद्र विकल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक तरह से चल रही होगी। देखिए, प्राचीन इतिहास की लगातार कक्षाओं को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका प्रागैतिहासिक काल को देखा था, फिर उसके बाद हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को देखा था, और आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक काल। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जिस सभ्यता को हमको पढ़ने को मिलता है उसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। अब देखिए, इसको वैदिक इसलिए कहते हैं तो क्योंकि वैदिक कहने का कारण ये है क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। तो वेदों को हम लोगों ने अच्छे से समझा है, वेदों को हम लोगों ने अच्छे से देखा था, तो वे सारे तथ्य या वे सारे इतिहास के स्रोत जिनकी जानकारी वेदों से हुई, इस वजह से जो भी इसका इतिहास रहा, इस इतिहास के समय को वैदिक काल के नाम से कह दिया गया। वैदिक काल में जिस कल्चर का विकास हुआ, जिस संस्कृति का विकास हुआ, उसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। आर्य संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति के नाम से इसको जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था, ये आर्यों के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इनकी संस्कृति को आर्य संस्कृति कहते हैं। अब देखिए, आर्य की जहां तक बात है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया, संभवतः ईरान से चलकर यहाँ पर आए थे। और जैसे आप सब समझते हैं कि देखिए, एक ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ है, याद रखिएगा, अवेस्ता। ध्यान से समझिएगा कि इसके कई कारण थे, और एक जिसका मतलब एक जबरदस्त जो इसका रीजन रहा वो ये था कि ईरान का एक ग्रंथ था अवेस्ता। तो अवेस्ता में जो भी बातें थी, वैसे ही ठीक वही बातें भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलती हैं। इस वजह से चूंकि अवेस्ता की सिमिलरिटी, अवेस्ता की समानता ऋग्वेद से काफी जोड़ी गई, इसलिए माना जाता है कि संभवतः जो आर्य थे वो मध्य एशिया से चलकर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। देखिए, जितने तथ्य मैं लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, पूरा फैक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी हम लोग यहाँ पर फैक्ट देखें वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सारे फैक्ट को लिखते चलेंगे। तो देखिए, मैक्स मूलर साहब हैं, इन्होंने ये बताया है और काफी ये मतलब अप्रूव्ड किया गया है कि जो ईरान से आए हुए आर्य लोग हैं, माना गया है कि वो मध्य एशिया से ही आए हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मैक्स मूलर वो इतिहासकार हैं जिन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिए, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं वैदिक काल की। तो देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। देखिए, तो इस पूरे वैदिक काल को हम लोग दो भागों में देखेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो यहां से बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग 90% के ऊपर होती है। यूपी पीसीएस का जो पेपर बनता है उसमें 17 में भी 18 में भी लगातार एंशिएंट हिस्ट्री के सेगमेंट से जब क्वेश्चन आया तो ये ऋग वैदिक काल से क्वेश्चन जरूर आया। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। बाद में उत्तर वैदिक को भी देखेंगे। संभवतः यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल का जो समय अवधि है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो आइए ऋग वैदिक काल को हम लोग समझते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, क्योंकि इसी के समय ऋग्वेद को बनाया गया, ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए भी इस काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया, तो ये बात आपको याद होगी। मैंने बताया था कि चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। एक बार फिर से रिवीजन के लिए बता भी दे रहा हूं, याद रखिएगा। तो चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। 7वें मंडल में
10 राज्य युद्ध का वर्णन है। यहां पर देखिए आप 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का मतलब यह है कि 10 राजाओं के बीच युद्ध। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि भारत के राजा सुदास, एक नाम याद रखिएगा सुदास, तो भारत के राजा सुदास मतलब इंडिया भारत, तो भारत के राजा सुदास और बाकी 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है। याद रखिएगा ये रावी नदी के तट पर युद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें से राजा सुदास की जीत होती है। तो आप राजा सुदास को याद रखिएगा कि बाकी 10 राजाओं का नाम आपको याद नहीं रखना है। यहां पर फिर से समझ लीजिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, और ये जो 10 राग युद्ध है उसमें भरत राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का विवरण बताया गया है, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर देखी। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें क्या है, इसमें है चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है 4 वर्ण आप जो जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो लोगों का जातिगत वर्गीकरण है वो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पहली बात कि ये जो जातिगत वर्ण व्यवस्था है इसकी बात ऋग्वेद में नहीं बताई गई थी। ऋग्वेद में जो भी ये विभाजन आपको दिखाई दे रहा है ये केवल कर्म के आधार पर था, अर्थात एक ही घर में 4 वर्ण आसानी से पाए जा सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये अब यहीं पर समझ लीजिए कि ऋग वैदिक काल में कर्मों के आधार पर ये डिवीजन कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया कि वर्ण क्या है। तो एक घर में कई तरह के वर्ण रह सकते हैं, लेकिन यही बात बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यही वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, कठोर हो गई, और इसको जातिगत आधार पे विभाजित कर दिया जाता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल अगर आपको याद हो ये मैंने बताया है, तीसरा वाला मंडल क्या है, सूर्य को समर्पित है, सविता। सविता का मतलब यहाँ पर सूर्य से है। तो इतनी चीजें आप जैसे जो वहां पर ऋग्वेद के बारे में जो आप चीजें यहाँ देखे थे उसको वहां पर रिवीजन कर लीजिएगा, और ये वहां पर जोड़ लीजिएगा 7वें मंडल को और 10वें मंडल को। ठीक है, इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आर्यों का जो निवास स्थान है, जो रहने का क्षेत्र बताया जाता है, माना जाता है या कहा जाता है कि सप्त सैंधव क्षेत्र था। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब ये देखिए, इन नदियां यहाँ पर देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंडक और आपका सिंधु। तो इन सभी नदियां, ये देखिए 6 नदियां ये और एक सिंधु, कितना हुआ भाई 7। तो ये जो 7 नदियां थी, तो 7 नदियों के साथ का जो क्षेत्रफल आप समझ सकते हैं, ऐसा एक स्थान, ऐसा पूरा एक क्षेत्र, उसी को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंडक, इनका आज का नाम ये है, लेकिन ऋग वैदिक काल में इनका क्या नाम था, इसको यहीं पर देखिए। झेलम का नाम था वितास्ता, चिनाब का नाम था अस्किनी, रावी का नाम था परुष्णी, व्यास का नाम था विपासा, सतलज का नाम था सतुद्री और गंडक का नाम है सदानीरा। अब देखिए आप याद कैसे रखेंगे ये भी यहीं पर देख लीजिए। देखिए इसको पहले समझिए, इसमें देखिए रावी, परुष्णी, और कहीं र का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं दिखाई देगा, तो रावी हो जाएगा परुष्णी। ऐसे देखिए व्यास, विपासा, मैच हो रहा है कि नहीं भाई, तो व्यास हो गया विपासा का। ऐसे देखिए सतलज, सतुद्री, तो 3 का तो नाम आपका ऐसे क्लियर हो गया। अब याद क्या रखना है, 2 नाम याद रख लीजिए बस, झेलम वितास्ता और चिनाब अस्किनी। झेलम का नाम था वितास्ता और चिनाब का नाम था अस्किनी। अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध हुआ, किस नदी के तट पर, रावी। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रावी न बोले, अगर बोल दे परुष्णी तो भी याद रखिएगा। और असल में वहां पर ऋग्वेद में परुष्णी का ही जिक्र हुआ है, तो परुष्णी मतलब क्या है भाई, रावी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको आप ऐसे ही देखेंगे तो इसको याद कर लेंगे आप। अब देखिए ये इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसको थोड़ा सा देखते। तो देखिए वो कबीलों में रहते थे। तो कबीलों का मतलब यह है कि जैसे एक झुंड में, तो जैसे एक मोहल्ले में या एक गांव आप समझ लेंगे, जैसे एक गांव में खुद कहीं पर ढेर सारे लोग हैं, वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, बाकी सारा क्षेत्र खाली है, ऐसे दूसरे गांव में, इसी को कबीला बोलते हैं। तो चूंकि उसी में कबीले का जो सरदार होता था, उसी के लिए मुखिया का जो नाम था, सरदार या मुखिया का नाम था, उसी का क्या नाम था भाई, राजन।
तो राजन या राजा शब्द की उत्पत्ति आपको यहीं से दिखाई देगी कि ऋग वैदिक काल में जो कबीलों का सरदार होता था उसी को राजन कहते थे, और उसका दायित्व ये होता था कि कबीले के जितने भी लोग हैं कबीले के, उन सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजन की होती थी। और राजन की सुरक्षा के बदले देखिए, या उसके भोजन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो बलि। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म मैं आपको बताऊंगा जो आपको यहीं पर नोट डाउन कर लेने हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बलि। बलि का तात्पर्य वो नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि किसी की बलि दे गई, बल्कि ये है कि कबीले के जितने भी लोग हैं वो राजा को सुरक्षा के बदले कुछ भोजन देंगे या कोई कर देंगे। याद रखिएगा, इसका तात्पर्य कर से है। अब कर में उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो जिसके पास जो भी खाद्य सामग्री होती थी वो राजा को देता था अपनी सुरक्षा के बदले। तो याद रखिएगा, उस समय जो बलि शब्द था वो कर का प्रतीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में बलि का तात्पर्य किससे है। तो याद रखिएगा कर से, और उस कर से जो कबीले के लोग कबीले के सरदार को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक ऐसे देखिए अघन्या ये यूपीपीसी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अघन्या से क्या तात्पर्य है, अघन्या किसको कहा जाता है। तो पहले अघन्या का मतलब समझिए। अघन्या मतलब होता है अघन्या, मतलब जिसको मारा जाना योग्य न हो, जो मारे जाने योग्य न हो। तो ऋग वैदिक काल में गाय का बहुत महत्व था। गाय, एक बात और मैं बता दूं, गाय के लिए ही उस समय युद्ध होता था। तो गायों का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे आज मुद्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए युद्ध भी होते हैं। तो मुद्रा की वजह से, रुपयों की वजह से ही युद्ध हो रहे हैं। तो अघन्या का तात्पर्य किससे था? गाय से। पहली बात आपने ये समझी। और गाय से ही याद रखिएगा एक शब्द बना है गविष्ठ। ऋग्वेद में गविष्ठ का इस्तेमाल युद्ध के लिए हुआ है, लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय युद्ध जो होते थे वो गायों के लिए ही हुआ करते थे, इसलिए युद्ध का तात्पर्य गविष्ठ से है, लेकिन ये गविष्ठ शब्द यहाँ गाय से आया है। क्लियर है भाई? आगे हम लोग बढ़ते। देखिए एक शब्द है स्पष्ट। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि ऋग वैदिक काल में स्पष्ट शब्द का मतलब क्या है। याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर जो खुफिया विभाग के जो लोग हुआ करते थे उनको बोलते थे स्पष्ट। तो आप ये समझ पाए कि स्पष्ट का मतलब क्या है। अमाजु, याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में कुछ ऐसी महिलाएं या कुछ ऐसी स्त्रियां जो कभी विवाह नहीं करती थी, इसका मतलब आजीवन अविवाहित स्त्रियां। तो ऐसी स्त्रियां जो कभी पूरे जीवन भर विवाह नहीं करती थी उनको कहा जाता था अमाजु। समझ पा रहे हैं? टर्म पे ध्यान रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा। उग्र को देखते हैं। उग्र एक टर्म है, इसका मतलब क्या है? तो उग्र एक अधिकारी होता था जो अपराधियों को पकड़ता था। तो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। ठीक, तो इतनी चीजें आप समझ पाए, इसको आप अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उसको कैसे डिवाइड किया था, डिवीजन उसका कैसा था। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई थी कुल, फिर उससे बड़ी इकाई ग्राम, फिर उससे बड़ी इकाई विश्व, और फिर उसके बाद जन। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि आगे मैं जब ऋग वैदिक काल या वैदिक काल के बाद जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां क्या देखेंगे? महाजनपद काल। तो वो यहीं से आया, कुल ग्राम विश्व जन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? जनपद, और फिर जनपद के बाद क्या आप देखेंगे? महाजनपद। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्षेत्रों के विस्तार की अवधारणा आपको इसके बाद नजर आने लगेगी। देखिए कुल का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलप। बहुत आसान है, याद रखना। तो कुल का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? कुलप बोलते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी बोलते थे। जैसे ग्रामणी क्या था? ऋग वैदिक काल में ग्रामणी शब्द से क्या तात्पर्य था? तो याद रखिएगा, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहते थे। विश्व के मुखिया को क्या कहते थे? विश्वपति, मतलब विश्व का मालिक। और जन के मुखिया को बोलते थे राजन, जो मैंने आपको बताया। तो ये हम लोगों ने छोटी सी बात देखी। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में अगर दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे पवित्र नदी, इन दोनों बातों में अंतर है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ऋग वैदिक काल में या
वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो याद रखिएगा सिंधु। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी, पवित्र की बात करें तो याद रखिएगा क्या? सरस्वती। ठीक है, तो दो बातें आप लोगों ने समझी कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा जाता था। अब ऋग्वेद की अगर बात करें तो क्या ऋग्वेद में गंगा और यमुना का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो आंसर क्या है? बिल्कुल हुआ है। सरस्वती की भी बात ऋग्वेद में हुई है, गंगा की भी बात हुई है और यमुना की भी बात हुई है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो देवताओं के क्रम को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि थे और उसके बाद वरुण थे। तो इंद्र को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा के देवता माने जाए, मतलब कुल मिला के कि वर्षा के देवता वो हैं। वर्षा से तात्पर्य ये था कि भाई फसल का उत्पादन अगर सुचारू तरीके से करवाना है तो वर्षा का समय पे होना जरूरी, इसलिए लोग इंद्र की पूजा करते थे। अग्नि की पूजा लोग इसलिए इतना ज्यादा करते थे कि माना जाता था कि अग्नि जो है वो मीडिएटर है, मध्यस्थ, हमारी बात को ईश्वर तक पहुंचाने में जो मीडिएटर का काम है वो अग्नि का, इसलिए अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा होती थी। और वरुण को ऋतुओं का देवता माना जाता था। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो याद रखिएगा पुरंदर, तो इनको पुरंदर कहा गया था ऋग्वेद में। तो आगे हम लोग देखते हैं। आप देखिए, अब ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्ण व्यवस्था आपको घर में दिखेगी वो वर्ण व्यवस्था का क्रम समाज में आपको दिखाई देगा कि एक ही घर में 4 वर्ण हो सकते थे ऋग वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर आपको कठोरता दिखाई देगी। उधर याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में कि स्त्रियों को बराबर के अधिकार प्राप्त थे, पुरुषों के बराबर अधिकार स्त्रियों को प्राप्त थे, जबकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहीं से आपको परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। यहाँ से स्त्रियों के अधिकारों को दबाया जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से नियमों में कठोरता आती है और यहीं से आपको दिखने लगेगा कि अब जो है, जैसे उस समय राजा का महत्व इतना महत्वपूर्ण नहीं था, मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय तक लोहे की खोज नहीं हुई, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंत होने तक लोहे की खोज होती है। और यहीं से जो राजा, मैंने आपको समझाया कि राजन या राजा जो था वो कबीले का सरदार था, लेकिन इधर आते ही राजा की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जाएगा। अब दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैवी उत्पत्ति का मतलब ये हुआ कि राजा जो है वो देवता के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए राजा की बात मानना आपके लिए क्या है? अपरिहार्य है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अगर हम लोग और बातें करें तो देखिए, कुछ उपनिषद के रूप हैं जिनको हमको देखना है, जिनसे हमको हमारे लिए काम के हैं ये, जिनसे हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है मुंडकोपनिषद, एक है कठोपनिषद, एक है बृहदारण्यक उपनिषद। मुंडकोपनिषद में याद रखिए कि इसी से सत्यमेव जयते, जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो पहली बात आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये बात हम लोगों ने देखी। एक बात और याद रखिए कि इसी उपनिषद में, मतलब मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ को टूटी फूटी नाव कहा गया है। तो यज्ञ को, जो यज्ञ है वो क्या है? टूटी फूटी नाव के समान है। तो यज्ञ की यहाँ पर आपको आलोचना दिखाई देगी मुंडकोपनिषद में। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें यम नचिकेता संवाद है। यम नचिकेता संवाद याद कैसे रखेंगे? क्योंकि नचिकेता जो है वो बड़ा कठोर परिश्रम किए थे यमराज से, उसके बाद वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाए थे। तो यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। अब आगे देखते हैं हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है,